हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 24 अक्टूबर के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप कराएंगे, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में पीडीएफ और क्विज प्राप्त कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, हाल ही में किसने जूलियस बेयर चैलेंज शतरंज 2021 का खिताब जीता? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। उबेर कप 2021 चाइना ने जीता है और वहीं थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया ने। मोदी वैन की शुरुआत दोस्तों कौशाम्बी से हुई है। कौशाम्बी एक उत्तर प्रदेश का जिला है। सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जी को सम्मानित किया गया है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में काफी स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार भी 24 अक्टूबर को ही मनाया गया। क्यों ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को 1945 को ही इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसी वजह से ये दिवस मनाया जाता है। लेकिन मनाया जाना कब से शुरू हुआ? तो दोस्तों ये दिवस मनाया जाना 1947 से शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है उसने यूएनओ चार्टर की वर्षगांठ के रूप में इसे घोषित किया था। ओके, अच्छा, इस बार की थीम अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस जी, जो कि पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे। ये अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल भी अभी हाल फिलहाल में एक बार और बढ़ा दिया गया। ओके, अच्छा, अभी फ्राइडे को दोस्तों मैंने एक वीडियो लाइव की हुई थी 3 बजे के टाइम पर। आप जाकर के चेक कीजिएगा चैनल पर। उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर वो था वीडियो, दिल्ली जीके टेस्ट का अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। उसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से 25 महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन को कवर अप किया था। सब कुछ डिटेल में उसमें पढ़ा गया था। तो आप जाइए उसको देख लीजिए। आपका 1 से 2 नंबर तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दोस्तों इस रैंकिंग में है 79वें स्थान पर, 79th पोजीशन पर है भारत इस बार। टोटल इसमें 139 देशों को शामिल किया गया था। ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया गया है, यानी WJP के द्वारा ये जारी किया गया है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। हिंदी में बोले तो कानून के नियम सूचकांक। ओके, इसमें फर्स्ट पर रहा है डेनमार्क, सेकंड पर नॉर्वे और थर्ड पर रहा है फिनलैंड। भारत की रैंक है 79वीं और 139वां या कहें अंतिम देश रहा वेनेजुएला। ओके, अभी मैंने आपका रिवीजन करवाया हुआ था इंडेक्स और रैंकिंग का। तो आज आपकी बारी है। तो आज आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कौन कौन से सूचकांक याद हुए हैं, या आपके माइंड में कौन कौन से ऐसे सूचकांक हैं जिनकी रैंकिंग, जिनमें केवल भारत की रैंक आपको बतानी है। ठीक है, भारत की रैंक जिसमें आपको याद है। बिल्कुल कमेंट कीजिए, कोशिश कीजिए कम से कम 5 से 7 का तो आप आंसर कीजिए ही। वैसे मैं रिवीजन आपको हर दूसरे तीसरे दिन करवाता रहूँगा, जिससे आपको याद रहे चीज़ें। और अभी आपके रिवीजन के लिए वीकली करंट अफेयर की सीरीज शुरू की गई है, और वीकली करंट अफेयर बहुत ही अच्छा लगा लोगों को, बहुत पसंद आई। संडे को इस बार लाया गया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए संडे वाली वीडियो देख लीजिए। अब से प्रत्येक संडे को दोस्तों रिवीजन आपका कराया जाएगा। ठीक है, तो कल की वीडियो जाइए देखिए जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं भूपेश बघेल जी, इन्होंने अभी हाल ही में कुछ 84 ऐसे मेडिकल स्टोर्स का उद्घाटन भी किया, साथ ही साथ इस योजना को लॉन्च किया है, इस योजना का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों अभी कम लागत पर जेनेरिक दवाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी लोगों को। राज्य के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ये योजना है। जेनेरिक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको एक बार बताया हुआ था। जेनेरिक दवाएं, जेनेरिक मेडिसिन दोस्तों होती ये हैं कि दवाइयों का एक प्रकार से फॉर्मूला बताया जाता है। ठीक है, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बहुत ही सस्ती दाम हो जाते हैं दवाइयों के।
आप लोग जो दवा लेते हो उस पर टैक्स वगैरह मिला करके, या फिर जो प्राइवेट कंपनियां उसको बनाती हैं उनका चार्ज वगैरह मिला करके 20 से 25 गुना ज़्यादा दाम पे बेचा जाता है, और भी ज़्यादा गुना कर सकते हो आप। इतने ज़्यादा गुना दाम पे बेचा जाता है दवाइयों को। लेकिन अगर वही जेनरिक मेडिसिन है तो इतना गुना कम कर दीजिए दाम आप, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सस्ता हो जाता है दवा, तो इसी वजह से जेनरिक को बढ़ावा देती हैं सरकारें, ठीक है। हालांकि प्राइवेट कंपनियों की डोमिनेंस की वजह से उतना बिक नहीं पाता है और सेलर्स को भी उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता, इस वजह से ये कम प्रचलित होते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोशिश की जाती है। छत्तीसगढ़ आया है तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ देखिएगा मैप में यहाँ पर है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, ये बना था 26वां भारतीय राज्य। 1 नवंबर सन 2000 को ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ये अपना बॉर्डर तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, ओडिशा से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से शेयर करता है छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ की राजधानी होती है नया रायपुर। भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं अनसुईया उइके, और यहाँ के अभी चीफ जस्टिस नए बने हैं अरूप कुमार गोस्वामी। अच्छा दोस्तों, 12 से 15 राज्यों के चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं। इस पर भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स की। ओके, झीलों के बारे में बात करें तो बूढ़ापारा झील, तालिबान तालाब, बूढ़ा तालाब ये यहाँ पर स्थित है। नेशनल पार्क में बारवानापारा, इंद्रावती नेशनल पार्क आपको याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुवर नृत्य, चंदेनी नृत्य ये यहाँ के नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों एलेक्सी नवलनी ने। एलेक्सी नवलनी है कौन? तो अगर आपको याद हो दोस्तों तो काफ़ी महीनों पहले ये बहुत ज़्यादा चर्चे में थे। ये रसिया के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है ना व्लादिमीर पुतिन, उनके विपक्ष में ये उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे और इनको बंद करा दिया गया था जेल में। तो इसी वजह से ये चर्चे में थे उस टाइम पर, ठीक है। ये देखिए इमेज ये हैं, रसिया के जो प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाने के लिए जेल में बंद थे। वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं एलेक्सी नवलनी। तो फिलहाल इनको, क्योंकि रसिया जैसा देश जहाँ पर लोकतंत्र नाम के लिए है और वहाँ पर दोस्तों सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है उसको या तो मरवा दिया जाता है या तो जेल में डला दिया जाता है। तो वहाँ पर बिल्कुल निर्भीक तरीके से ये खड़े होकर के अपनी आवाज़ उठा रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। तो इस वजह से इनको जेल में डाला दिया गया था। अभी भी फिलहाल ये जेल में ही हैं। तो इनको यूरोपीय संसद ने दिया है ये पुरस्कार, सखारोव पुरस्कार। सखारोव पुरस्कार यूरोपियन यूनियन द्वारा शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है, यानी कि ह्यूमन राइट्स के लिए ये टॉप इसका अवार्ड होता है। मानवाधिकारों की रक्षा और विचारों की स्वतंत्रता के लिए ये दिया जाता है। तो इस बार दिया गया एलेक्सी नवलनी को। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों B.S. श्रीनिवासन ने। B.S. श्रीनिवासन ये साउथ इंडिया में बात करें तो एक एक्टर भी हैं। राइटिंग के रूप में इनकी ये पहली पुस्तक है, ठीक है। इनका पहला ये फिक्शन बुक है, लेकिन अभिनेता भी हैं, रणनीतिक सलाहकार भी हैं कर्नाटक में। ओके, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट। इस पुस्तक को पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स में दोस्तों ये बताया गया है कि भारतीय जो राज्य हैं ये कैसे कैसे गठित हुए, इनका जन्म कैसे हुआ, कैसे कैसे अन्य राज्यों से अलग हुए। ओके, ये भी एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। इस पर भी एक दिन वीडियो देनी चाहिए। कोशिश करूंगा टाइम निकाल करके आपको बिल्कुल सीरियल वाइज स्टोरी के माध्यम से याद करवा दूं कि कब कब किस किस राज्य का गठन हुआ, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बताऊंगा जरूर। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, कुछ जो पिछले दिनों में किताब आए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। अभी दिव्या दत्ता जो एक्ट्रेस हैं, इनकी एक पुस्तक आई स्टार्स इन माई स्काई। गुलजार साहब की आई थी एक्चुअली आई मेट देम। प्रोफेसर सैफी किदवई की सर सैयद अहमद खां आई थी। अमिताभ घोष की 2 पुस्तकें आई थी इस महीने में चर्चे में। एक तो इनका ऑडियो बुक था जंगलनामा और एक द नटमग गर्ल्स। सुजीत सरकार की क्वेस्ट फॉर ए स्टेबल अफगानिस्तान। रजनीश कुमार की द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट और इकोनॉमिस्ट गांधी जयतीर्थ राव की थी। इसके अलावा इंदिरा नूई की माई लाइफ इन फुल नाम की पुस्तक थी। दोस्तों जब भी बुक एंड ऑथर का नाम आता है लगभग रोज मैं रिवीजन करवाता हूँ। यही एक तरीका है इसको याद रखने का। बार बार आप देखोगे, बार बार देखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, इसीलिए आपको डेली कंटिन्यू होना है। अगला, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने इस्तीफा दिया?
तो दोस्तों इस्तीफे की घोषणा कर दी है ये गीता गोपीनाथ जो हैं, ये आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री थी, यानी चीफ इकोनॉमिस्ट थी। तो फिलहाल इस्तीफे की अभी घोषणा की है, इस्तीफा ये देंगी यानी अपना पद छोड़ेंगी जनवरी 2022 में। जनवरी 2022 में गीता गोपीनाथ ये रही इमेज में, ये आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर अभी हैं। अब कहाँ जाएंगी? अब जाएंगी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वापस जाएंगी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, अर्थशास्त्र विभाग को, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट को संभालेंगी। हो सकता है प्रोफेसर के रूप में वहां पर काम करें। ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है और अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अच्छा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों की स्थापना दोस्तों, इन दोनों को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रेटन वुड्स में। याद रखिएगा इसको, हो सकता है पूछ लिया जाए। ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था 1944 में, 1944 में। इसी के बाद ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना की गई थी। ऑफिशियल तरीके से 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, वर्ल्ड बैंक जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया करता है और आईएमएफ जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन वगैरह दिया करता है। अभी पाकिस्तान को $6 बिलियन लोन देने से मना कर दिया था आईएमएफ ने, याद रखना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देख लीजिए, यहाँ पर इमेज में भी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जी ये हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने किसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का सीईओ बनाया? तो दोस्तों अभी हाल ही में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI ने, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना का सीईओ बनाया है पीके गर्ग को। पीके गर्ग दोस्तों जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये अभी जून 2021 तक स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ये अर्जुन अवार्ड भी जीत चुके हैं और इनको 1993-94 में दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इनको अभी हाल ही में बना दिया गया है टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना का सीईओ। ये योजना क्या है? टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, देखिए पोडियम क्या मतलब होता है? पोडियम जिस पर खिलाड़ी खड़ा होकर के मेडल रिसीव करता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इस पर जब मेडल खड़ा होता है, यहाँ पर गोल्ड वाला, यहाँ पर सिल्वर वाला और यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल वाला विजेता खड़ा होता है, तो इसी को पोडियम कहते हैं जिस पर खड़ा होता है। तो टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना ये बनाया गया है इस प्रकार से कि भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनको अगले ओलंपिक के लिए कैसे इस प्रकार से तैयार किया जाए कि वो एटलीस्ट इस पोडियम पर खड़े होने लायक बन जाएं, यानी वो एटलीस्ट एक ना एक मेडल लेकर आए, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो। क्योंकि आप देख रहे हो इंडिया में वैसे भी मेडल्स बहुत कम आते हैं, ठीक है। इस बार तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, 7 मेडल आए, लेकिन वैसे भी इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा है ओलंपिक में अन्य देशों की अपेक्षा में। ओके, तो इसीलिए ये योजना लाई गई है और इस योजना का सीईओ बना दिया गया है पीके गर्ग को। इनका पूरा नाम है कमोडोर पीके गर्ग। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो 1984 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है और संदीप प्रधान जी इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। क्लियर है? अच्छा दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ 149 में ये मिल जाएगा पूरा का पूरा फुल वीडियो कोर्स। इसमें वीडियोज होंगी हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक की, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे राज्यसभा, लोकसभा, हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिटेल्स के साथ बढ़ाया गया है। साथ ही साथ आपको डिटेल नोट्स भी दी जाती है और तो और आपको हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट भी दिया जाता है। तो आप इसे अभी ले सकते हो। दीपावली तक ही ये ऑफर अप्लाई रहेगा। आज लोगे तो आज के लिए, दीपावली में लोगे तो दीपावली के लिए ये ऑफर रहेगा। MJT 100 आपको कूपन कोड यूज करना है, बिना इस कूपन कोड की डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। तो कूपन कोड आपको याद रखना है। MJT ऐप पर ये कोर्स अवेलेबल है। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसी ऐप पर, वहीं पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में मार्टिन स्कोर्सीज को और स्टीवन जाबो को, इन दोनों को घोषणा की गई है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये दोनों कौन हैं? इमेज में देख लीजिए इन दोनों को। एक तो हॉलीवुड स्टार हैं और एक हंगरी के बहुत ही फेमस ये स्टार भी रह चुके हैं, डायरेक्टर भी हैं वर्तमान में। ठीक है, देखिए यहाँ पर मार्टिन स्कोर्सीज जो हैं हॉलीवुड के ये दिग्गज अभिनेता और निर्देशक हैं और स्टीवन जाबो जो हैं ये हंगरियन फिल्म निर्माता हैं। ठीक है, तो इन दोनों को दिया जाएगा। अच्छा, कब दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा?
तो इन दोनों को दोस्तों 52वें IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया जाएगा, जो कि अभी 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होना है। कहाँ पर होता है ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष गोवा में ही होता है, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है कि कहाँ पर होगा ये। IFFI हमेशा गोवा में ही होगा। ओके, तो 20 से 28 नवंबर को ये आयोजित होगा। जब आयोजित होगा तो इस पर भी वीडियो मिलेगी हर बार की तरह। फिलहाल इसी में इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन रखा जाने की घोषणा की गई है। तो अब से इसका नया नाम होगा अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। तो उत्तर प्रदेश ने हाल फिलहाल में बहुत सारे नाम चेंज किए हुए हैं। खास करके अयोध्या जिले की ही बात कर लें तो इसका पहले नाम था फैजाबाद जिला, अब इसका नाम चेंज करके अयोध्या जिला किया गया। ठीक है, यहाँ के एयरपोर्ट का भी नाम चेंज किया गया और अब यहाँ के जंक्शन का भी नाम चेंज किया गया है। ओके, वहाँ के लोगों की, वहाँ के साधुओं की डिमांड पर ऐसा किया गया है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी ने इन्होंने घोषणा की है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए पिछले कुछ दिनों में जो महत्वपूर्ण नाम बदले हुए हैं उसको देख लेते हैं। फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या किया गया 2018 में। उसी टाइम पर इलाहाबाद जिले का नाम प्रयागराज किया गया था। फैजाबाद हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। ठीक है, ये अयोध्या में है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। ये भी उत्तर प्रदेश का ही एक रेलवे स्टेशन है। और अभी नोएडा एयरपोर्ट जिसका पुराना नाम था जेवर एयरपोर्ट, उसका नाम बदल करके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया था। ओके, अगला देखते हैं। सेबी ने किस कंपनी को भारत के सबसे बड़े IPO के लिए मंजूरी दी? तो सेबी ने दोस्तों भारत के सबसे बड़े IPO के लिए, IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए मंजूरी दी है, जो कि है पेटीएम। पेटीएम का सबसे बड़ा IPO आने वाला है। पेटीएम दोस्तों 16,600 करोड़ का IPO लाने जा रहा है। बहुत बड़ा IPO होने वाला है ये, और अभी इसी मंथ के एंड तक या हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में लॉन्च हो पेटीएम का IPO क्या होता है सब कुछ समझेंगे आराम से। पेटीएम जो है पहले इसके बारे में जानिए। ये दोस्तों 2010 में स्थापित हुई थी। विजय शेखर शर्मा जी इसके फाउंडर एंड CEO हैं और नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। ये अब लिस्ट हो रही है सेबी के साथ, या कहें कि हम लोग शेयर मार्केट में इंडिया में लिस्ट हो रही है। तो सेबी जो है, जो शेयर मार्केट वगैरह के लिए रेगुलेटरी एक बोर्ड है, एक संस्था है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा मंजूरी लेनी पड़ती है अगर कोई कंपनी लिस्ट होना चाहती है तो, शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहती है तो। ठीक है, तो IPO लाया जाता है। IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार ऐसी ऑफरिंग करना कि पब्लिक डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कर सके, अपना शेयर ले सके। ठीक है, तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। तो यानी अब से पब्लिक जो है, आम जनता जो है, वो भी शेयर, वो भी हिस्सेदारी ले सकेगी पेटीएम में IPO आ जाने के बाद से, जब ये लिस्ट हो जाएगी कंपनी तो IPO में कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि IPO जितने का लाना होता है पहले तो सेबी से मंजूरी ली जाती है कि हम लिस्ट होना चाहते हैं, तो सेबी कहेगी, सब कुछ चेक वगैरह करने के बाद कहेगी ठीक है आ जाओ, लिस्ट हो जाओ। फिर IPO लाएगा, तो IPO में क्या कंडीशन होती है कि कम से कम जो आम जनता होती है, पहली बार जो इन्वेस्टर होते हैं, वो कम से कम 15,000 के आसपास में, 14,000 से 15,000 के आसपास में उनको इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे 100 रुपए का शेयर है तो आप एक शेयर भी ले सकते हो, लेकिन वो बाद में ले सकते हो, एक बार लिस्ट हो जाए कंपनी उसके बाद ले सकते हो। लेकिन जो IPO होता है, यानी पहली बार जब लेना होता है, लिस्ट होती कंपनी, तो 14-15 हज़ार का जो भी सेबी डिसाइड करती है उतना कम से कम लगाना होता है। ओके, तो यही होता है IPO, क्योंकि जो कंपनी आती है लिस्ट होने, उसको शुरुआती दौर में पैसे इकट्ठा करने होते हैं, तो बाकायदे रीज़न वगैरह भी बताए जाते हैं सेबी को कि हम किस लिए IPO लाना चाहते हैं, हम उन पैसों का करेंगे क्या, कहाँ पर यूज़ करेंगे, हमारी कौन सी परियोजना है। ओके, तो फिलहाल अभी तक का ये इतिहास का सबसे बड़ा IPO होने जा रहा है। इससे पहले की बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, 2010 में जब वो लिस्ट हुई थी तो वो लाई थी 15,200 करोड़ का IPO, उसके नाम अभी तक का रिकॉर्ड था। ओके, तो अब ये रिकॉर्ड टूटने जा रहा है और 16,600 करोड़ के IPO लाने की मंजूरी मिल गई है पेटीएम को।
वीडियो कोर्स में इकोनॉमी की क्लास बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, उसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से सब कुछ जानेंगे डिटेल में, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर करके आगे अच्छे से जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर सेबी के बारे में बात करते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन ये पावर में आई 1992 में, जब वही स्कैम हुआ था ना 1992 स्कैम हर्षद मेहता वाला, तो उसके बाद इसे पावर दिया गया था। मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और हाँ, अगर आपका कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, तो कमेंट करके जरूर बताइए हमें, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, डैम सेंड्रा मिशन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? अमेरिका की किस पूर्व राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल ऐप लॉन्च किया? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? हाल ही में 2021 का उबेर कप किसने जीता है? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उबेर कप। अच्छा, ये बता दीजिए उबेर कप में किसने किस देश को हराया है? ओके, और इंडेक्स रैंकिंग पर आप डिटेल में लिख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह भेजी जाती हैं, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।